मैं सोचता हूँ जब जब मैं जेल में रहा, मुझे बाथरूम के बगल में भी सुलाया गया, एनकाउंटर की धमकी भी दी। तो उस वक़्त मैं सोचता था कि आज अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो शायद उसे फ़ख्र होता। जेल में तो है, लेकिन क्षेत्रवासियों के लिए है। ठंड बहुत हो रही है साथी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आज भारतीय सबसे बड़े महोत्सव 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी समस्त क्षेत्रवासियों को, सभी सम्मानित परिवार वालों को, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रही। और आज इस महोत्सव पर यही शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप और आपके परिवार हमेशा खुशी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धि रहे। और साथियों, जैसा कि लोकतंत्र का महापर्व और बड़ा 10 तारीख को हमारे विधानसभा का लोकतंत्र का जो महापर्व है, उसी के तहत चुनाव होने हैं। लोकतंत्र पर मैं ज़्यादा तो इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप सब समझदार हैं। बस एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। बस पीड़ा मन में यह होती है कि जब जनतंत्र लोकतंत्र की बात आती है तो केवल वोट देने के बाद जब जनतंत्र और लोकतंत्र को याद करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता। वोट देने तक वोट देना जनतंत्र रह गया है, जबकि जनतंत्र वोट देना नहीं है। केवल जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र। लेकिन मौजूदा सिस्टम, मौजूदा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि वोट देने के बाद जनता अलग और तंत्र अलग। तंत्र अलग काम करता है, जनता अलग परेशान भटकती है। ये असल जनतंत्र नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सब मिल के असल जनतंत्र लाने का प्रयास करेंगे। और मैं वचनबद्ध हूँ आज, इसीलिए आज ये फेसबुक लाइव रखी है कि जनतंत्र पर जो हमारे शहीदों ने, हमारे अमर शहीदों ने अपनी जान देकर हमें ये जनतंत्र दिया, हमें ये आज़ादी दी, हमें अधिकार दिए, असल में उनका, सचमुच में उनका सही से सदुपयोग हो सके और जो उनके उद्देश्य थे, जो उनके सपने थे, उनको हम ईमानदारी से निभा सकें। आज मैं आपसे जो 10 तारीख को होने वाली वोटिंग है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, मेरे लिए जब मैंने ये हम लोगों ने आंदोलन के दौरान, आप लोगों को पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी से मेरे लिए विधायक बनना ना बनना ये मुद्दा नहीं है। मेरे लिए एक उम्मीदों का चुनाव है, मेरे लिए एक विजन का चुनाव है, मेरे लिए एक व्यवस्था ने जो हम लोगों को परेशान किया है उस परेशानी के खिलाफ सचमुच में लड़ने का चुनाव है, उसे बदलने का चुनाव है। जो अधिकारियों ने, हम जब किसान और नौजवानों की आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और हमसे बार बार ये कहा, जब हमने ये आवाज़ उठाई कि हमारी ज़मीन पर लगी फैक्ट्री पर हमारे नौजवानों को 50% आरक्षण के हिसाब से, अगर हमारे यहाँ 150 फैक्ट्री, 200 फैक्ट्री और 1 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलना है तो 50,000 हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोज़गार मिलना है। हमारे जो तमाम किसान धरने पे बैठे हैं, घर खरीदार धरने पे बैठे, उनके अधिकार की बात उठाई। जब घर खरीदार की बात उठाई तो हमसे ये कहा गया कि उनकी बात उठाने वाले तुम कौन होते हो? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में कोई परेशान है और उसकी परेशानी को
अगर उसका पड़ोसी नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? पड़ोसी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और अगर पड़ोसी ने समझ ली अपने घर खरीदारों की समस्या और उसके लिए आवाज़ उठाई, तो इस अहंकारी हुकूमत के अहंकारी अधिकारियों ने ये कहा कि घर खरीदारों की मुद्दे को उठाने वाले तुम कौन होते हो? मतलब तुम अब उनकी क्यों आवाज़ उठा रहे हो? तुम कौन होते हो? हु आर यू? और उन्होंने बार बार हमसे कहा कि तुम्हारे एमएलए एमपी जब इस बात की सहमति दे दी कि रोजगार 2024 के मास्टर प्लान के हिसाब से उसके बाद जो फैक्ट्री आएंगी उसमें नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, तो इसको बदलवाने तुम कौन होते हो? जब हमने किसानों के 10% की बात उठाई कि 64% माननीय बहन जी की सरकार में 2 महीने में सबको बढ़ गया था। पिछली सरकार ने, समाजवादी की सरकार ने दिसंबर में हमारा 10% ख़त्म कर दिया। इस सरकार ने हमें भरोसा दिया, इस सरकार ने भी उसको ख़त्म कर दिया। हमने जब ये बात उठाई तो फिर हमसे ये कहा गया कि जब तुम्हारे एमएलए एमपी इस बात की सहमति दे दी कि जो कोर्ट गया है उन्हीं को 10% में, बाकियों को नहीं। ये तो बात तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि एक साधारण किसान का बेटा, आपका भाई, सड़क पे लड़ते लड़ते राजनीति के मैदान में क्यों आया? जब आपके भाई से, आपके बेटे से जब ये पूछा गया कि हु आर यू, जब नौजवानों की रोजगार की बात उठाई तो हमसे पूछा हु आर यू, किसानों के अधिकार की बात उठाई तो हमसे कहा पूछा हु आर यू, जब घर खरीदार की बात उठाई तो बोले कि उनके लिए आवाज़ उठाने वाले तुम कौन होते हो? हु आर यू? ईमानदारी से तब बड़ी पीड़ा हुई और तब यही फैसला हुआ। अगर ये मुद्दे हल हो जाते तो हो सकता है कि इस मैदान में भी नहीं आती। तब यही हमारे संगठन के लोगों ने और मेरे नौजवान साथियों ने फैसला किया और खुद फिर आपके भाई ने, मैंने ये निर्णय लिया कि अगर राजनीति में जाने से ही, विधानसभा जाने से ही हमारे नौजवानों को अधिकार मिलना है, हम विधानसभा और राजनीति में जाने से ही हमारे किसानों को अधिकार मिलना है, राजनीति और विधानसभा की लड़ाई लड़ने से ही हमारे घर खरीदारों को उनकी रजिस्ट्री और बिल्डर की बिजली और मेंटेनेंस पर धमकी खत्म होनी है, और राजनीति जाने से ही शिक्षा और चिकित्सा पे चल रहा है व्यापार खत्म होना है। तो फिर हम सड़क के साथ साथ विधानसभा की भी लड़ाई लड़ें। जब ये फैसला लिया तो मुझसे मेरे बहुत सारे समाज के किसानों ने, नौजवानों ने मुझसे एक ही बात कही कि तुम जो ये फैसला ले रहे हो ये बहुत एक तरह से चुनौतीपूर्ण से फैसला है, खासकर जब ये शहर बस गया है तो अब इतने सोसाइटी, इतने बाहर के लोग हमारे सोसाइटी घर खरीदार बस गए हैं जो कोर वोटर बीजेपी के हैं और वो तुमको 12 बजे ही घर भेज देंगे। बहुत बड़ी चुनौती है। तो तुम बीजेपी से टिकट, मैंने कहा, हमने ये कहा कि बीजेपी से टिकट का क्या मतलब है? जिसने हमें परेशान किया, जिसने हमने चुनौती पे, इस दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि हु आर यू, उनको हु आर यू का जवाब देने के लिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। फैसला इसलिए लिया कि जवाब देना है हु आर यू का। तो बोले आप फिर जीत नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, लड़ेंगे, ऊपर वाला देखेगा। यही उन्होंने कहा कि ये बहुत, क्योंकि यहाँ इतने सेक्टरवासी हो गए, इतना शहर बस गया है और शहरवासी आपको वोट नहीं करेंगे। ईमानदारी से मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखिए, जब आप सच्ची आत्मा से, सच्चे उद्देश्य से और पवित्र उद्देश्य से और एजेंडा के साथ और एजेंडा के लिए चुनाव में जाओगे तो प्रकृति आपका मदद करेगी, ऊपर वाला आपका मदद करेगा। और ये भी मुझे भरोसा था, मैंने ये भी कहा अपने साथियों से, कई अपने किसानों से, अपने समाज के लोगों से कि आप भरोसा रखें, जितना आप मेरे साथ दे रहे हैं आपसे ज़्यादा मुझे उनका साथ मिलेगा। उन्होंने कहा जी हाँ, रहने दे, ऐसे तेरे जैसे कितने लोग हैं। ईमानदारी से मैंने उनसे यही बात कही कि जो हमारे घर खरीदार हैं वो विचार पकड़ते हैं, वो विजन देखते हैं, वो डिस्कशन करते हैं मुद्दों पे। आप तो हो सकता है रिश्तेदारी के हिसाब से, समाज के हिसाब से
और बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग जुड़ते हैं और जुड़ते रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। मुद्दे के हिसाब से भी जुड़ते हैं, पर घर खरीदार कोई देश के अलग अलग कोने से आए हैं। अगर उनको ये पता लग गया कि ये चुनाव आपके मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो आपके साथ खड़ा हो गया। उनका अब देखना, वो मेरे साथ, आप लोगों के साथ खड़े होंगे। और आज मैं बड़े घमंड से कहता हूँ कि जिन सोसाइटियों से, जिन फ्लैटों, हमारे जो घर खरीदार हैं, जो हमारे सम्मानित यहाँ लोग बसे हैं हमारे पड़ोस में आके, हमारा एक शहर बसा है, उन शहरवासियों पर मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया है। आज मैं ये घमंड से और ये भरोसे से कह सकता हूँ कि आज वो आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हो। आपने उनके दर्द को समझा है। उनके दर्द को उनके विधायक ने नहीं समझा, उनके मुद्दे को उनके एमपी ने नहीं समझा, सिर्फ उनको वोट बैंक का आधार बनाया है। हाँ, उनकी वोट बहुत बनवाते हैं, उनको वोट बैंक, वोट कार्ड भी उनके घर पहुंचवाते हैं, इसलिए कि वो विधायक बन जाए, इसलिए नहीं कि इनकी रजिस्ट्री हो जाए, इसलिए नहीं कि उनके बिल्डर जो उनको धमकी देता है वो ख़त्म हो जाए, केवल इसलिए ताकि वो पार्टी के नाम पर विधायक बन जाए और अपनी अपनी दुकान चलाए। आज वो हमारे साथ खड़े हैं। इस बात के लिए मैं उन घर खरीदारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम जो हमारा पवित्र उद्देश्य था उस उद्देश्य को समझा, और जो भरोसा था मुझे उन घर खरीदारों पे, वो भरोसा मेरा आज पूरा होता दिख रहा है। मैं नौजवानों से भी यही कहना चाहता हूँ, मेरे लिए ये उम्मीदों का चुनाव है, मेरे लिए ये विजन का चुनाव है। ईमानदारी से राजनीति को कसम से, आज लोकतंत्र का दिवस का दिन है, जनतंत्र है, गणतंत्र, 26 जनवरी का दिन है। मैं वचन दे के कहता हूँ आप लोगों से, राजनीति को पलटने के लिए, व्यवस्था को पलटने के लिए मैं चुनाव में हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। और ये मैं वचन दे के कहता हूँ कि जैसे जैसे मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, हकीकत में बहुत हालत ख़राब है। जब महिलाओं में जाता हूँ तो उनके अंदर राजनीति को लेके द्वेष है, नौजवानों में जाता हूँ तो उनको राजनीति को लेके बड़ी नफरत है। अब फ्लैट और घर, सम्मानित घर खरीदारों के पास जो हमारे बेचारे बसे हैं, उनके पास तो उनमें भी राजनीति को लेके बड़ा द्वेष है। किसानों में भी हम जाके कहते हैं हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, उन्हें कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं और फिर चले जाते हैं। आज राजनीति का स्तर और एजेंडा बताने का स्तर इतना अप्रासंगिक हो गया है कि ईमानदारी से बताते हैं तब भी ये लगता है कि चला आया बेकाने, चला आया आज अपन वोट ले ले। ऐसी हालत राजनीति की हो गई है। इसको कौन बदलेगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों से पूछना चाहता हूँ। आज ये अगर ऐसा हुआ है तो कोई, आप लोगों को किसी न किसी को तो इसमें आना पड़ेगा। आपके भरोसे से मैंने ये एजेंडा उठाया है, ये चुनौती स्वीकार की है कि आप साथ दीजिए, मुद्दे की राजनीति हम करके दिखाएंगे। आप साथ दीजिए, एजेंडा की राजनीति हम करके दिखाएंगे। आप साथ दीजिए, जो असली लोकतंत्र है, असली जो जनतंत्र है, जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान दी थी, उस असली जनतंत्र को हम ला के दिखाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आज चुनौती बहुत है। दूसरा, मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि गांव-गांव जाने से ये भी एहसास हुआ कि माननीय बहन जी के लिए जो इज्जत हमारी माताओं बहनों में है, जो हमारे किसानों में है, किसी देश के नेता के लिए नहीं है। ईमानदारी से, और होनी भी चाहिए, मुझे फख्र है इस बात का। जहाँ भी जाते हैं सब बोलते हैं कि जो भी कुछ किया माननीय बहन जी ने किया है। समाज में जाते हैं तो बोले हमारे 7 मंत्री बनाए बहन जी ने, उससे पहले मंत्री कोई होता नहीं था। बुजुर्ग कहते हैं कि भैया कैबिनेट मंत्री देखे ना है हमने,
बहन जी ने 7-7 कैबिनेट 7-7 मंत्री बनाए हमारे। गांव में जाता हूँ तो बहुत से कहते हैं अरे 2007 से पहले गांव में खड़ंजा होते थे, खड़ंजा, धान के कोटे से या उसके कोटे से। रोड भी, हाईवे भी सीसी नहीं होती थी। गांव में सीसी की रोड का जाल बिछा दिया बहन जी ने। जब और उधर बादलपुर और कचेड़े दुजाने गया तो वहाँ की बहन बेटियों ने क्या कमाल की बात कही। मेरी माँ, हमारी बहन बेटी ने बात कही कि आज हम पढ़े, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बच्चों को पढ़ा रही हैं, सब पढ़ी हुई हैं। और वो एक फ़ख्र से कहती हैं कि अगर माननीय बहन जी ने बादलपुर में लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं बनाया होता, पॉलिटिकल कॉलेज नहीं बनाया होता, पॉलिटेक्निकल, तो शायद हम गाज़ियाबाद या नोएडा पढ़ने नहीं जाते और हम नहीं पढ़ पाते। तो वे कहती है हमें शिक्षा देकर आज हम कोई डॉक्टर हैं, कोई कुछ हैं, कोई मास्टर हैं, आज हम जो भी हैं वो इसलिए हैं कि माननीय बहन जी ने स्कूल बनाए। और असल में राजनीति यही है। अमीर तो अपने पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगा, अमीर आदमी अपने पैसे से अपने बुजुर्ग को दिखा भी लेगा, अमीर अपने पैसे से अपने बच्चों के लिए सुरक्षा भी रख लेगा। असली लोकतंत्र तो गरीब का मारा जा रहा है। और आम आदमी और आम नागरिक और गरीब के लिए जो राजनीति होती है वही राजनीति का धर्म है। धर्म पे राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म का पालन होना चाहिए, जो हमारी माननीय बहन जी ने किया था। आप लोगों को से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ। पर्सनल बातें भी डिस्कशन करना चाहता था, पर समय चूँकि चुनाव एकदम सर पे है, चुनौती बहुत ज़्यादा है। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा केवल मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहता है, केवल संघर्ष की राजनीति का इधर से उधर हम होना नहीं चाहते। राजनीतिक हथकंडे हमें नहीं आते साथियों, बस हमें इतना पता है कि हमारे ये मुद्दे हैं और इनके लिए लड़ाई लड़ रही है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। बहुत सारे अलग अलग तरीके से राजनीतिक हथकंडे जानते होंगे हमें उस तरह से कुछ नहीं आता। जब छोटा सा था मैं, तो मेरे बहुत सारे साथी, हम रोज़ झगड़ा करते थे। तो मैं पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ आज, क्योंकि मेरे लिए ये एक ऐसा पल है जो शायद एक मेरे जो विज़न है, जो मेरे सपना है, जो मैं चाहता हूँ कि ये हो, उसकी एक तरह से चुनौती है। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई बेहतर टाइम, मतलब एक जब होता है जो आदमी करना चाहता है, उसको एक विज़न है, मुझे एजुकेशन पे करना है, शिक्षा पे करना है, चिकित्सा पे करना है, रोजगार करना है, और वो आंदोलन से नहीं होगा, राजनीति से होगा। और राजनीति की लड़ाई में, राजनीति के मैदान में, युद्ध में, जब बिल्कुल वो आखिरी बिल्कुल पीक चल रहा हो, युद्ध का शंखनाद बज गया, सारे युद्ध आ गए, तब मैं अपनी पर्सनल बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता था 4 महीने पहले कि ये ऊपर वाला ये समय मुझे दिखाएगा। ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों की दुआएं। बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तो मेरी मम्मी जो अब दुनिया में नहीं है, 25 साल हो गए, वो कहती थी, झगड़े होते थे। मेरा मित्र है खैरपुर का, मेरे और साथी है सुनील मिलक से, हम सारे बहुत सारे साथी हैं, रोज़ झगड़ा करते थे, रोज़। तो कहते थे कि इसकी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। वो रोज़ाना पीटते थे मुझे कि तू बदमाश बनेगा और तेरी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। मैं सोचता हूँ जब मैं जेल में रहा, मुझे बाथरूम के बगल में भी सुलाया गया, एनकाउंटर की धमकी भी दी। तो उस वक़्त मैं सोचता था कि आज अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो शायद उसे फ़ख्र होता। जेल में तो है, लेकिन क्षेत्रवासियों के लिए है। तो आप लोगों से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरह की चुनौतियों से आपका भाई गुजरा है, पर कभी मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ, कभी भी।
एनकाउंटर तक की धमकी मिली, जेल में बाथरूम के बगल में सुलाया गया, वहाँ के जो लंबरदार पहले कपड़े पहन के होते हैं वो खूब पीटते भी थे, उनके द्वारा पीटा भी गया। कसम से कभी भी मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ। एक वाक़या बताता हूँ, हमारे स्वामी श्रीवास्तव जी एसडीएम हुआ करते थे, वो जमानत लेने के लिए गए थे तो कि जमानत करा लीजिए, तो हमने उनसे एक ही बात कही थी कि ज़मीन के लिए लड़ना अगर अपराध है, अपने घर के लिए अपना अपराध है, अपने नौजवानों के रोज़गार के लिए लड़ना अपराध है, तो ये अपराध मैं बार बार करूँगा, और जो अपराध मुझे करना है तो उसके लिए जमानत क्यों लूँ, उसके लिए मैं कभी जमानत नहीं लूँगा। ये 2010 की बात है। तो ये बात इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपके भाई का, आपके दोस्त का किसी भी तरह की चुनौतियाँ रहीं, सरकार हर तरह के प्रयास करती है आंदोलनकारी को तोड़ने की, पर ऊपर वाले ने, चूँकि आप मेरे साथ थे, चूँकि किसानों का आशीर्वाद था, वो जो ताकत थी, वो मनोबल थी, वो आप थी। जो मनोबल बढ़ा, जो हौसला कभी नहीं टूटा, जो मनोबल कभी नहीं टूटा, एक पल के लिए भी कभी अंदर से मतलब होता ना हताश होने वाली बात, कभी हताशा नहीं हुई, क्योंकि आप पे भरोसा था, नौजवानों पे भरोसा था कि दादरी की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ के नौजवानों में बहुत बड़ी ताकत है। देखा जब समाज का हमारे 22 सितंबर पे काली पोती गई, तो यही नौजवान जो बिजी रहता है क्रिकेट में, खेल में या किसी उसमें नौकरी में, सब छोड़ छाड़ के समाज के लिए इकट्ठा हो गया, और समाज के लिए इकट्ठा होकर पूरे देश नहीं दुनिया को बता दिया कि कुछ भी करना पर समाज का अपमान मत करना। ये ताकत नौजवानों में है। तो आज लोग, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजनीति को बदल कोई सकता है तो नौजवान की ताकत है, वो सोच है, वो बदल सकती है। आप लोगों ने विधायक बहुत अदले बदले होंगे, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान क्रांतिकारी साथियों, इस बार राजनीति को पलट के धर दो। ये मैं वचन देता हूँ कि आपकी दी हुई ताकत, नौजवानों की दी हुई ताकत नौजवानों के रोजगार के लिए लगेगी, किसानों की दी हुई ताकत किसानों के अधिकार के लिए लगेगी, घर खरीदारों की दी हुई ताकत उनकी रजिस्ट्री और बिल्डर की गुंडागर्दी के खिलाफ लगेगी, उनके अधिकार में लगेगी। महिलाओं की दी हुई ताकत महिलाओं के सम्मान में लगेगी। और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी मुद्दा सामने आया, बहुत सारे हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं जो परेशान हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। कर्नल सुधीर साहब हैं, कर्नल साहब, मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ, आपने देश की सेवा की है, देश की आपने कड़कती ठंड में पहाड़ पे रह के हम सब की सेवा की है, हम सब की रक्षा की है। मैं आप लोगों को, आपका बालक, मैं आपका बच्चा हूँ, पर ये इरादे से आपको वचन देता हूँ कि आपका दिया हुआ भरोसा, आपकी दी हुई ताकत केवल आप पे लगेगी। बस आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की ताकत केवल जनता पे लगेगी, जनता के मुद्दों के लिए लगेगी। शिक्षा, चिकित्सा, जो व्यापार चल रहा है उसको ख़त्म कराने पे लगेगी। जनता की ताकत केवल और केवल जनता के लिए लगेगी, खुद पर 1% नहीं लगेगी। और यही जनतंत्र है, और यही लोकतंत्र है, यही असली लोकतंत्र है, और यही असली जनतंत्र है। आज मैं इस जनतंत्र के शुभ अवसर पर ये वचनबद्ध होकर आपसे वचन देता हूँ कि आपकी दी हुई ताकत केवल आप पे लगेगी। आप लोगों को तय करना है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे घर में, हमारे समाज का, हमारे वीर गुर्जर सम्राट वीर भोज का अपमान करके केवल समाज का ही अपमान नहीं बल्कि राष्ट्र का भी अपमान किया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमारा जिला ख़त्म करके हमारे क्षेत्र का अपमान किया। आदरणीय नेताजी ने, उनके बेटा जी ने हमारे यहाँ 10 किसानों के संघर्ष से मिले 10% के प्लॉट को ख़त्म करके किसानों के संघर्ष का अपमान किया। और यहाँ जो हमारा मौलिक अधिकार था, ग्राम प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, उनके क्षेत्र पंचायत के चुनाव और हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करके हमारा अपमान किया। और एक तरफ आपके क्षेत्र की बेटी,
आपके इस देश की नेता जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में हमें और आपको पहचानती। एक तरफ हमारी बहन कुमारी मायावती है, एक तरफ पार्टियों के नेता हैं, दूसरी तरफ किसान का बेटा है। ये आपको तय करना है कि आपको संघर्ष की राजनीति का साथ देना है या सत्ता के स्वार्थ की राजनीति का देना है। मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि संघर्ष की राजनीति का साथ देना साथियों। असली लोकतंत्र आएगा, असली जनतंत्र आएगा। हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब मुझसे भी ना मिले, मैं भी बहुत छोटा आदमी हूँ, पर बेचैनी बहुत है, जिद है इस बात की अगर राजनीति को बदलना है। जब मिलके बैठेंगे तो उन सवालों के जवाब में मिल जाएंगे। इसलिए व्यक्ति भले ही हार जाए पर संघर्ष नहीं हारना चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और विजन नहीं हारना चाहिए, उद्देश्य नहीं हारना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है अपने नौजवान किसानों पर और इस क्षेत्र के लोग, समाज के सभी समाजों पे। आज मैं देखता हूँ और हमारे जो समाज है, प्रजापति समाज है, पाल समाज है, वाल्मीकि समाज है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान है, जो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, आपकी दी हुई ताकत, आपके अधिकार और आपके सम्मान में लगेगी, क्योंकि सभी का अधिकार, सभी का सम्मान बराबर है। इज्जत हर इंसान की बराबर होती है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है उसके लिए, और चाहे वो कितना ही गरीब हो, उसके लिए उतनी ही इज्जत होती है। इज्जत कभी किसी की कम ज़्यादा नहीं होती। मैं वचन देता हूँ कि हर समाज, हर गरीब, हर इंसान का तहे दिल से सम्मान रखूँगा। आप मुझे भरोसा दें, आप मुझे ताकत दें, मैं जीवन भर आपका साथ, आपका विश्वास और आपके साथ रहूँगा। आप बच्चे जो 15 दिन हैं उसको इस बात के लिए लगा दीजिए कि राजनीति बदलनी है। 10 तारीख की तारीख केवल विधायक बनने की तारीख नहीं है। 10 तारीख की तारीख नौजवान जब जाएं तो वो ये सोच के जाएं कि उनको अपना रोजगार का अधिकार लेना है, उस सोच के जाएं। 10 तारीख की तारीख किसान जब जाएं तो इस बात के लिए जाएं कि हम विधायक नहीं, हम अपने 10% प्लॉट अब अपने मुआवजे के लिए जा रहे हैं। और 10 तारीख की तारीख घर खरीदार इस बात के लिए जाएं कि हम अपनी रजिस्ट्री, अपनी जो हमारे बिल्डर ने जो कैदी बना दिया है, उस कैद की बेड़ी को तोड़ने के लिए, अपनी मालिकाना हक के लिए 10 तारीख को ले जा रहे हैं। मैं वचन देता हूँ आपकी ताकत आप पे ही लगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।